हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वो देख लीजिए। और हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं क्लास 10th एसएसटी का एनआईओएस वाले बच्चों के लिए स्पेशल। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूँ एसएसटी का। सो आप लाइन टू लाइन सारी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फ्रांसीसी क्रांति और पुनर्जागरण सब पे वीडियो प्रोवाइड कर दिए। इससे पहले 8 वीडियो आ चुकी है, ये 9th वीडियो है। और इस तरह हम वीडियो वाइज आपके चैप्टर को कवर कर रहे हैं लाइन टू लाइन। आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति। देखिए, समाजवादी आंदोलन और रूसी क्रांति एक दूसरे से पहलू में सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि पहले सारा काम पूंजीवादी देश कर रहे थे, आंदोलन की जो नींव थी पूंजीवादी देशों में पड़ चुकी थी। मगर यहाँ पे हम आकर देखते हैं कि यहाँ पे एक और जो गरीब तबका था, जो गरीब लोग थे, शोषित लोग थे, वो बिना किसी अधिकार के लोग रह रहे थे, ठीक है। और दूसरी तरफ पूंजीवादी लोग जो थे, जो विशेष अधिकार का आनंद उठाते थे, उन दोनों के बीच की चौड़ी खाई ने समाजवादी आंदोलन को प्रेरित किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूंजीवादी क्या होता है। देखिए, पूंजीवादी वो चीज़ होती है जिसपे हम पूंजी पर फोकस करते हैं, ठीक है। यानी इसे बोलते हैं कैपिटल, इसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। देखिए, पूंजीवादी का मतलब होता है जहाँ पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लोगों को नहीं। मगर समाजवादी का मतलब होता है जहाँ समाज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पैसों को नहीं। तो अब एक क्रांति देखने को मिलती है जहाँ समाजवादी आंदोलन शुरू होता है, यानी कि समाज को सबसे आगे रखो, ना कि पैसे को, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो होती है वो रूस के अंदर होती है। देखिए क्या है, जहाँ सारे देशों में हम देख रहे हैं कि समानता, भाषण की स्वतंत्रता, लोकतंत्र के विचार प्रोत्साहन दिए जा रहे थे सभी देशों में। वहीं पे हम देखते हैं कि समाजवादी की विचारधारा, जो विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं, ये रसिया के अंदर यानी रूस के अंदर अपने पैर जमाना शुरू कर देता है। समाजवाद की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली विचार कार्ल मार्क्स की थ्योरी से आता है। देखिए, कार्ल मार्क्स कौन है? कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति है जिनके विचारों ने पूरी क्रांति लाकर रख दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, जो कि पूंजीवादी दिमाग लेकर चलते हैं, वो कभी भी समाज को पनपने नहीं देते, क्योंकि वो गरीब तबके की कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी एक फैक्ट्री है, तो आप कोशिश करेंगे कि फैक्ट्री में कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को भर्ती किया जाए। मगर वहीं पे एक मजदूर सोचेगा जो काम कम कराए और पैसा ज़्यादा दे, है ना। तो वो कहते थे कि एक कैपिटलिस्ट कभी समाजवादी विचारधारा का प्रोत्साहित नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए वो इनके खिलाफ हमेशा रहते थे और वो कहते थे कि आपको समाजवादी ताकत रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने अपनी एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है दास कैपिटल। और दास कैपिटल में वो समाजों का इतिहास, वर्ग संघर्ष का उदाहरण दिखाता है, ठीक है, जहाँ पूंजीपति श्रमिकों के वर्ग संघर्ष करने की कोशिश करते हैं। और उसने भविष्यवाणी की कि वर्ग संघर्षवाद जो है वो पूंजीवादी के अंत के साथ सफल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि अब ये पूंजीवादी जो विचारधारा है, यानी पूंजीपति जो श्रमिकों के जो लीडर हैं, ठीक है, अब इनका जो समय है ना वो डाउन चला जाएगा और इनकी जगह पे किसका समय आएगा? समाजवादियों का, ठीक है। इनकी जगह समय आएगा किसानों का, मजदूरों का, क्योंकि अब बहुत हो गया। हम देख रहे हैं फैक्ट्री मालिक अपनी मनमानी चला रहे हैं, बड़े बड़े कुलीन वर्ग, सामंतवाद में हमने सामंतों की खासियत देखी थी। जो सारे बड़े जो अमीर इंसान थे वो अपनी ताकत गरीबों पर दिखा रहे थे। मगर अब जो समय आया है वो समाजवादी लोगों का है, यानी कि गरीबों के लिए वो समय आया, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स की जो बुक थी दास कैपिटल, उसमें लिखा गया था, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसका पहला व्यवहारिक उदाहरण रूसी क्रांति में देखते हैं, जहाँ पे एक कृषि प्रधान देश है और रूस औद्योगिक रूप से पिछड़ा था, मगर कृषि प्रधान में उसका नाम बहुत था, ठीक है। और कृषि से बहुत सारा टैक्स आया करता था। और उसी के अंदर जो राजा है उसको जार बोला जाता है। जार एक निरंकुश और दमनकारी शासक था, इसलिए मजदूरों और किसानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। यानी जार जो राजा था ना, वो बिल्कुल फ्रांसीसी क्रांति वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ का राजा भी बिल्कुल नहीं सुनता था आम लोगों की, और यहाँ का राजा भी बिल्कुल नहीं सुनता था। और 1905 की क्रांति ने ड्यूमा के गठन के साथ एक संवैधानिक राजशाही का गठन कर दिया। यानी कि 1905 में एक पार्लियामेंट बनाया जाता है जो कि राजा के खिलाफ होता है, ठीक है, यानी राजा की नीतियों के खिलाफ हो जाता है, ठीक है। मगर 1905 की क्रांति के बाद भी नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सीमित थी, इसलिए अशांति जारी रही। यानी कि 1905 की क्रांति के बाद बन तो गया सिटीजन के लिए कि भैया तुमको राइट्स मिलेंगे, तुमको एक लोकतांत्रिक समाज मिलेगा, मगर वहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था किसी भी समाज के लोगों को, ठीक है। इसलिए उनके अंदर अशांति और प्रतिशोध की भावना पनपने लगी थी, ठीक है। हम देखते हैं कि 1917 में रूस में
एक और क्रांति हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ रूसी मजदूरों और किसानों और रूस में रहने वाले गैर रूसी लोगों की हालत जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासक के खिलाफ बहुत बुरी हो गई थी और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। वो लोगों पे टैक्स निरंतर बढ़ते जा रहे थे, इसलिए लोग उनके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मनाही कर दी और उन्होंने कहा कि भाई रूस के अंदर अब हमको गणतांत्रिक समाज चाहिए, ना कि हमको एक जार के अंडर में, यानी कि हमें राजा के अंडर में नहीं रहना है, अब हमको चाहिए एक लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है। इसी बीच में देखते हैं हम रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। अब चलिए एक क्वेश्चन आ गया, आप मुझे बताइए, इससे पहले मैंने बात कर चुका हूँ, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध किस समय से किस समय तक हुआ है। ठीक है, मैं भी देखूं कि आप कितना घर पे पढ़ रहे हैं आजकल। ठीक है, हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी रूसी लोग मारे जाते थे और वे बीमार हो गए थे बिना गर्म वर्दी के। अगर आप जाके देखो तो सबसे ठंडे रेगिस्तान की बात कहूँ तो वो भी रसिया के अंदर है। रसिया के अंदर बहुत ठंड पड़ती है भाई, रूस के अंदर। ठीक है, और ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध में उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई क्योंकि उनके पास गर्म वर्दी नहीं थी, हथियार नहीं थे अच्छे अच्छे। साइबेरिया के ठंडे रेगिस्तान में लड़ने के लिए उनके पास ताकत नहीं थी। कुशल श्रमिकों को सेना में भर्ती किया जा रहा था और उनके मौत के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यानी कि उन्हें बोला जा रहा था कि भाई अगर तुम्हें देश को बचाना है तो आपको भी लड़ना पड़ेगा, भले ही आप किसान हो या मजदूर हो, डजेंट मैटर। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ पे आम लोगों को भी युद्ध की आग में झोंका जा रहा था जार निकोलस द्वितीय के कारण। और इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे अकाल पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि सारे किसान तो अपना लड़ाई करने पे चले गए, तो फिर वहाँ पे कौन करेगा कृषि। तो कृषि पे क्या हुआ, कृषि डाउन हो गई, अकाल पड़ना शुरू कर दिया और अकाल पड़ने के कारण श्रमिकों ने अदालतों, जेलों और कार्यालय परिसर पे हमला कर दिया। यानी कि जितने भी सरकारी संस्थान थी ना, सब पे हमला करना शुरू कर दिया वहाँ के लोगों ने। और इसी बीच असंतोष इतना फैल गया कि सेना में गोला बारूद का अभाव था, शहरों में भोजन का अभाव था, जबकि किसानों को अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिल पा रहे थे। और इसी बीच में सरकार ने मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई इतनी बढ़ा दी कि रूबल नोटों को लाखों की संख्या में बांटा गया। अब हम देखते हैं स्थिति जो है वो जार की बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि अब लोग इनके खिलाफ इतने लड़ने लगते हैं। और इसी बीच में कुछ लेखन कला के लोग भी आते हैं, जैसे मार्कस हो गया, टॉलस्टॉय हो गया, है ना। इन लोगों ने भी क्या किया, अपने लेखन में श्रमिकों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, राजनीतिक जागृति के लिए कारण बने ये लोग। और सोवियत संघ की श्रमिकों की परिषद के गहन को फरवरी 1917 में जार द्वारा अपदस्थ किया जाता है, यानी एक अस्थायी सरकार बनाने से मना कर दिया जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे मैन सेविक पार्टी बनती है रूस के अंदर, वो भी कब, 1917 में। लेकिन सरकार लोगों की मांगों को पूरा करने में विफल रही और इसी के अपोजिट में एक और पार्टी बनती है जिसे बोलते हैं बोल्शेविक पार्टी। और ये बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था वो लेनिन था। और लेनिन की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको इसे फिर कभी सुनाऊंगा। लेनिन के ऊपर प्रॉपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आऊंगा। अब हम देखते हैं कि बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया, लेनिन के अध्यक्षता में पूरा का पूरा सोवियत संघ अपने अंडर में ले लिया। अक्टूबर 1917 में सरकार की जगह ले ली इन्होंने। यह अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना गया। ठीक है, और इसके बाद जार के शासन को समाप्त कर दिया गया, सोवियत संघ का गठन हुआ, एक नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व किया गया। आज कहानी यहीं खत्म करते हैं। रूसी क्रांति खत्म हो चुकी है और इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं कि भैया इस चैनल पे आपको लाइन टू लाइन कंटेंट मिल रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढेर सारा प्यार दिखाएंगे इस वीडियो पे, इस चैनल पे, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 10 ईयर के मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। आपको पास कराने की गारंटी मैं लूँगा, बट आप लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी। इस चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करवा सकते हैं करवाइए और हमारे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको ऑल PDF और नोट्स मिल जाएंगे, तो उस पर भी जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।